नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में कहा मेरी आवाज सुनो, और जो उन्होंने अपनी आवाज सुनाई उसमें एक तरह से उन्होंने अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं रहूंगा। बीरेंद्र सिंह एक तरह से ये कह रहे हैं कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी रहती है तो फिर वो बीजेपी छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो बीजेपी छोड़ते हैं तो जाएंगे कहां। एक बात। दूसरी बात, उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस की ओर से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। हर नेता की ओर से टीका टिप्पणी हो रही है। चौधरी बीरेंद्र सिंह अभी बीजेपी से दूर नहीं हुए हैं, अभी बीजेपी में बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी दी है। हालांकि वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जेजेपी के साथ रहना बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। वो कह रहे हैं कि वो टॉप लीडरशिप तक को बता चुके हैं कि हरियाणा में अगर बीजेपी गठबंधन में रही तो उसको नुकसान होगा, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह को कितना नुकसान है उसे भी समझेंगे। रिपोर्ट देखिए। 2024 में लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रदेश में सियासी माहौल तैयार हो रहा है। कांग्रेस में कई गुट होने का दावा करने वाली भाजपा के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यही नहीं, उनके बयानों से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ पार्टी से अलग रैली की, बल्कि वो खुले मंच से बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते नजर आए। ये नेता कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं। बीरेंद्र सिंह ने रैली में ऐलान कर दिया कि यदि भाजपा जजपा गठबंधन जारी रहा तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे। कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो बीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात साथ ही बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी सोचती है कि जजपा अगले साल के चुनाव में गठबंधन के वोट ले सकती है तो वो गलत है। जजपा को अपने वोट भी नहीं मिलने वाले। तो वहीं बीरेंद्र सिंह के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री कांग्रेस से इसलिए आए थे क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बीजेपी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करती है। भ्रष्टाचारियों को तो चौधरी बीरेंद्र सिंह छोड़ कर आए थे। उनके जिस पार्टी में वो पहले थे उस पार्टी में कैसे मंत्री लाखों करोड़ों के घोटाले में जेल जाते थे, उसके कारण से वो कांग्रेस को छोड़कर आए थे। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों के लिए, घोटालेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। बीरेंद्र सिंह के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस ने तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को पूरा सम्मान दिया था। किस लालच और उद्देश्य को लेकर वो बीजेपी में गए, उनके उद्देश्य पूर्ति वहां भी नहीं हुई। ये उनका फैसला है, ये उनकी व्यथा है, पीड़ा है जो कई साल से वो झेल रहे हैं। अब उनका जो दर्द है वो जवान पर आ गया है। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान पर बोलते हुए कहा कि बीरेंद्र सिंह को अगर मगर की कोई बात नहीं करनी चाहिए। चौधरी बीरेंद्र कह रहे हैं कि जेजेपी से अलग नहीं हुई बीजेपी तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। आप उनको क्या कह देंगे? अगर नहीं हुए तो मैं अगर की छोड़ो, अगर की कभी होती थोड़े होगी क्या अलग। कुल मिलाकर सवाल यह है कि अभी तक सियासी गलियारों में कांग्रेस में ही गुटबाजी की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन क्या बीरेंद्र सिंह के इस बयान से भाजपा खेमे में भी गुटबाजी की सुगबुगाहट होने लगी है? न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुदेश कटारिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं, दीप कमल सारन जेजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। सुदेश कटारिया जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह अब इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो मैं हिस्सा नहीं रहूंगा, और मैं ये बात टॉप लीडरशिप को भी बता चुका हूं। जेजेपी के साथ जाने का मतलब नुकसान है। जेजेपी को अपने कोटे के वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। आपकी पार्टी के हरियाणा में वरिष्ठ नेता साफ तौर पर ये अल्टीमेटम दे रहे हैं। देखिए वरुण, सबसे पहले तो हर व्यक्ति और हर नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र में कोई भी अपनी बात किसी भी तरीके से कह सकता है।
खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में तो सब आजाद है, अपनी राय दे सकते हैं। इसमें राय दी है, अच्छी बात है, पहले भी राय दी, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कहने से ना गठबंधन टूटता है ना गठबंधन बनता है। गठबंधन तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारा संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय नेता है, उनकी बात है, वो तो किससे गठबंधन हो किससे ना हो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हरियाणा में है और सबको पता है। ये विधानसभा में जब चुनाव हुए तो चुनावी गठबंधन हमारा नहीं था। बाद में जिस प्रकार से मैंडेट आया, प्रदेश की जनता की बात को देखते हुए, प्रदेश की जनता के मैंडेट को देखते हुए, नतीजों को देखते हुए, स्थायी सरकार किस प्रकार से दी जाए, हमने गठबंधन किया। और गठबंधन रखना ना रखना इस संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व का काम है। लेकिन कोई व्यक्ति एक अपनी बात कह रहा है तो चलो उसकी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सबसे पहले वरुण बात देखने का ये है कि इस बात के पीछे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की मंशा क्या है। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जब आए कांग्रेस छोड़ के, तो 2014 की मैं अगर बात करूं तो 2014 में सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा पे कहा था कि पटवारी भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जम के भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं तो राष्ट्र हित में कर रहा हूं, प्रदेश हित में कर रहा हूं, देश हित में कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र हित और देश हित पहले है। लेकिन किस प्रकार से नेताओं की बयानबाजी बदलती है, किस प्रकार से नेताओं के तेवर बदलते हैं, चुनाव आते आते तो वरुण आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। जिस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र नहीं, वो एक अलग विषय है। मेरा सवाल मैं बता रहा हूँ, सार्वजनिक मंच पर वो कह रहे हैं कि मैंने साफ कह दिया है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो वरुण मैं बता तो रहा हूँ, एक व्यक्ति के कैसे ना गठबंधन टूटने वाला ना गठबंधन बनने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, सबसे बड़ी देश की पार्टी है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के आधार पर, या किसी एक व्यक्ति के कहने से ना गठबंधन बनता है ना टूटता है। लेकिन आज प्रदेश में एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए हैं, तो हरियाणा प्रदेश की जनता आतुर है कि तीसरी बार चुनाव हो, कब हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बनाएं, ये बात तय है। ठीक है। वैसे मैं अक्सर ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुख से ही सुनता था कि उनकी पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है। मुझे अच्छा लगा कि सुदेश कटारिया ने जी माना कि बीजेपी भी समुद्र है और कोई एक आधा अगर लोटा जल बाहर चला जाए तो बहुत फर्क पड़ता नहीं है। आप कार्यकर्ताओं के आधार पर देखिए कौन सी नहीं ठीक है, नहीं मैं तो नहीं मैं तो सिर्फ जो कार्यकर्ताओं का आधार, अरे सुदेश जी मैं तो जो सुनता हूँ प्रवक्ताओं से वही बता रहा हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए एक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान जो है वो अल्टीमेटम है, एक। दूसरा उदय भान जी कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, लेना है या नहीं लेना है वो हाईकमांड तय कर देगा। अब आपके यहाँ वापसी की कोई संभावनाएं दिख रही हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह? अब तो मैं मान सकता हूं कि आप उनके लिए भी अच्छी अच्छी बातें ही कहेंगे। भाई दीप कमल जी को, भाई सुदेश कटारिया जी को और जनता टीवी सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए वरुण जी, मैं कभी किसी नेता के प्रति बुरी बात कहता ही नहीं। मैं तो राजनीतिक मुद्दों पर राजनीतिक विश्लेषण के नाते राजनीतिक ही बात कहता हूँ। आज भी चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी तक भाजपा के नेता है। जब तक वो भाजपा छोड़ते नहीं तब तक हम उसके संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते। पर हाँ, दो बातें साफ है। एक तो जो भाजपा हम पर दुष्प्रचार करती थी, गुटबाजी थी, ठीक है, पहली बार मीडिया को ये दिखा तो सही भाजपा में भी गुटबाजी है, जबकि भाजपा में शुरू से ही गुटबाजी है। मैं प्रत्यक्ष अपने क्षेत्र के नेता राव इंद्रजीत को देखता हूँ, कितनी भारी गुटबाजी आप सोच नहीं सकते। वीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं, कृष्णपाल जी क्या कहते हैं, कई नेता हैं, कई गुट है, पर सत्ता की चाशनी से चिपके हुए हैं, इसलिए नई उभरती या नई बात सामने आती एक अलग विषय है। अब उन्होंने कहा है कि भाई उप मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारी है, 10% कमीशन लेते हैं और जनता के साथ धोखा किया। अब मैं ये बात तो मान नहीं सकता कि हो 10% कमीशन लेते हो और मुख्यमंत्री ईमानदार और वो कमीशन ना लेते हो, क्योंकि सरकार जो होती है उसका मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है और भाजपा सरकार में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। अगर सरकार भ्रष्ट है तो पूरी भ्रष्ट है और ईमानदार है तो पूरी ईमानदार है। अब वीरेंद्र सिंह के भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताने से एक तो हमारा ये केस मजबूत हो गया, जो हम आरोप लगाते थे कि भाजपा भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, वो साबित हो गया। दूसरी बात उन्होंने और कही है कि मैं ऐसे
किसी भी दल में नहीं जाऊंगा या रहूंगा जो सांप्रदायिक उन्माद व जाति की राजनीति करती है। अब पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश और हरियाणा जानता है सांप्रदायिक उन्माद और जाति की राजनीति कौन करता है। इसके बावजूद भी यदि वीरेंद्र सिंह भाजपा में बने रहते हैं तो स्वयं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि भाई एक तरफ तो तुम कहते हो कि मैं सांप्रदायिक उन्मादी और जातिवादी पार्टी में नहीं रहूंगा, दूसरी तरफ आप उसी में रह जाते हो। तीसरा सवाल यह है, उन्होंने एक सवाल उठाया कि भाजपा जजपा गठबंधन रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। अब ये तो भाजपा जजपा का आंतरिक मामला है कि वो गठबंधन रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर एक बात तो बड़ी साफ है, हो सकता है उन्होंने एक बात और कही है, अगर आपको याद हो, उन्होंने एक बात और कही है कि भाई मेरी सभी नेताओं से, जितने भी नेता हैं भाजपा के छोटे बड़े नाम गिनाए, आज का इंटरव्यू देखा मैंने एक न्यूज चैनल को कि मैंने सबको बताया कि भाई जज्बा से नुकसान, सभी मेरी बात से सहमत है। जब अगर उसकी बात से सहमत है, अगर उनकी बात सत्य है तो हो सकता है ये भाजपा का ही गेम प्लान हो कि भाई जेजेपी से गठबंधन तोड़ा जाए। अब ये तो ये दोनों आंतरिक मामला है, यही लोग बता सकते हैं। मैं अपनी मेरी बात सुन लीजिए ना पूरी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो ले लीजिए। ये तो हुई इनकी बात। अब सवाल ये है कि आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस उनका स्वागत करेगी या नहीं करेगी। आज भी उन्होंने कहा है, कल भी उन्होंने कहा है कि मैं तो पुराना कांग्रेस हूँ। आज उन्होंने एक बात और कही है कि सारा भाजपा भी जानती है और सारे राजनीतिक लोग जानते हैं कि मेरी विचारधारा तो समाजवादी और कांग्रेसी है, सोशलिस्ट और कांग्रेसी। अब जो व्यक्ति अपने आप को सोशलिस्ट और कांग्रेसी विचारधारा का बताता है, यदि वो व्यक्ति आएगा नहीं आएगा ये तो टिप्पणी हम तभी कर सकते हैं ना जब वो आए। पर हाँ एक बात है, एक बात जरूर है कि विचारधारा के आधार पर हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है। हमें तो आश्चर्य इस बात का है कि अपने नाना के नाम से राजनीति करने वाले, उसके नाम से छोटू नाम के नाम से राजनीति करने वाले ऐसे दल में क्यों है जो उनकी पारिवारिक पीढ़ी विरासत की जो राजनीति करते हैं उसके भी वैचारिक और नीतिगत विरोधी है, और जो विचारधारा के अपने आप को वो बताते हैं उसके भी। चलिए कोई नहीं, वो तो देखिए समय काल परिस्थिति होती है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ आप भी तो विरोधी थे कांग्रेस के, चलिए उसे छोड़िए। सर मैं खत्म कर रहा हूँ, अजब गजब है वीरेंद्र सिंह, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, वो तो कोई नहीं, एक समय आप भी विरोधी थे, ये तो विचारधारा। दीप कमल सारन मुझे बताएं भाई, मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम हुआ। एक सेकंड बोलूंगा, एक सेकंड। आपने मेरे को बिल्कुल सही कहा, पर मैंने हमेशा कहा है कि मैं सोशलिस्ट व्यक्ति हूँ और मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में कांग्रेस में। चलिए आप मजबूरी में कांग्रेस में, चलिए एक बात हो गई। दीप कमल सहारन भाई मुझे एक बात बताएं कि मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम हुआ और लगभग सारी बात जेजेपी को लेकर ही रही उसमें, और वीरेंद्र सिंह अब इधर उधर की बात भी नहीं कर रहे, तो सीधा सीधा कह रहे हैं आपका साथ उन्हें नागवार है, भाई वो नहीं पसंद करते आप लोग। देखिए वीरेंद्र सिंह भी एक अच्छे वरिष्ठ नेता हैं और उनका अच्छा मान सम्मान हरियाणा की राजनीति में होता था। केंद्र में भी मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में भी कई बार मंत्री रहे, और एक बार हम देखते थे आज से 10-15 साल पहले कि वो अच्छी बड़ी लड़ाई भी लड़ते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने बहुत तगड़े लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और बड़े नेताओं से लड़ी, और प्रदेश के स्तर की मुख्यमंत्री बनने का हमेशा उनका मलाल रहा कि मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। लेकिन अब उनकी लड़ाई एक युवा नेता तक सिमट गई है और सिर्फ उचाना तक सिमट गई है। ये सारा झगड़ा तो उचाना की टिकट को लेकर है कि उचाना से अगली बार उम्मीदवार कौन बनेगा, और हिसार लोकसभा से उम्मीदवार मान लीजिए चलो कौन बनेगा अगर उनको इस बात का भी खतरा है। वरना पूरे का पूरा अपना राजनीतिक 40-50 साल का जो करियर है, जो उनका अनुभव है, वो सारा सिमेट कर एक लाइन पर एक व्यक्ति पर सिमेट देना कि अगर उनके साथ अलायंस करेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं वो किसी धुन पर सवार हैं, सुबह शाम सोते जागते उनको एक ही चीज दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है, ऐसा कितना क्यों घबराए हुए हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अच्छे खासे अनुभवी नेता हैं और उतार चढ़ाव तो हर कोई देखता ही है जीवन में, वक्त बदलता भी रहता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई आज अगर वो अकेले पढ़ रहे हो तो आने वाले समय में भी वैसा रहे। लेकिन मैं मानता हूं कि उनको अपनी गरिमा और अपना जो एक कद था वो कहीं ना कहीं संभाल कर रखना चाहिए था, जिसको वो खोते जा रहे हैं। और आने वाले हफ्ते 10 दिन में एक महत्वपूर्ण बात वरुण भाई आप देखेंगे,
अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर कुछ लोगों के मन में ये बात है कि गठबंधन नहीं रहना चाहिए और वीरेंद्र सिंह ये चाह रहे हैं कि मैं उनका अगवा बनूं, उनका नेतृत्व करूं और उस बात को शुरुआत करूं, तो उनको 1 हफ्ते 10 दिन में इस बात का पता चल जाएगा कि कौन उनका साथ देने के लिए आता है। इस बात के साथ कौन उनके साथ जो और लोगों के मन में कहीं है, क्या वो भी सुर में सुर मिलाते हैं, क्या उनकी बातों पे हाँ भरते हैं कि हाँ उन्होंने जो विषय उठाए हैं, जो बातें कही हैं, हाँ वो सही हैं। उनको हफ्ते 10 दिन के अंदर ये वहम भी निकल जाएगा। नहीं, 10 दिन बाद आप देखेंगे वो तो अभी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो कोर्ट की उन्हें चुनौती दी गई, उन्होंने स्वीकारते हुए कहा जनता टीवी पर कि ठीक है कोर्ट में आ जाए, मैं और एक्सपोज कर दूंगा। देखिए, ये इसके पीछे हमारा मकसद, विषय तो सारा ये है कि एक नैरेटिव जो है वो विपक्ष के लोग या जो हमसे विरोधी लोग हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि 4-5 चीजों के नाम ले दो एक सांस में और कहो कि ये किया, ये घोटाला किया, वो किया, और जब हम उनका विस्तार पूछते हैं तो कोई भी एक भी नहीं बताता कि किसी भी विभाग के बारे में कहां पर सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ, सरकार को घाटा हुआ, यहाँ पर या किसकी जेब में कहां कितना पैसा गया, कहां पर कोई नहीं बता पाता। ये सिर्फ एक, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक रूप से कोई तोड़ नहीं है इन लोगों के पास, तो एक माहौल वैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रचार कर दो, बार बार बोलते रहो, थोड़ा सा इनेलो वाले बोले, थोड़ा सा कांग्रेस वाले बोले, थोड़ा सा वीरेंद्र सिंह बोले, तो लोगों में इस तरीके की कोई छवि बन जाए कि हाँ शायद ऐसा कुछ होगा जब सारे इतने लोग बोल रहे हैं। तो हमने उनसे कहा है कि आप सबूत दीजिए, एक पेपर लाइए सामने, दिखाइए उसके ऊपर लिखकर, और हमारे खिलाफ कहीं कंप्लेंट दीजिए, कहीं मीडिया में दीजिए, कहीं पुलिस थाने में दीजिए, किसी कोर्ट में दीजिए, किसी विधानसभा में दीजिए, कहीं पर तो अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाकर दीजिए कि हाँ इन्होंने ये किया है गड़बड़। ये सिर्फ एक हवा में कहने को अच्छा लगता है और लोगों को भी लगता है कि हाँ सरकार में है, इतने विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग, तो हो सकता है भाई ऐसा कुछ हो जब इतने लोग बोल रहे हैं। हमारा उसको चैलेंज है कि जो बोलते हैं वो अपना कागज लेके आए, 1 हफ्ते का टाइम है उनके पास, और सबूत दे, और नहीं तो फिर हम उनके खिलाफ जो मानहानि का नोटिस होता है कानूनी तौर पर वो हम देंगे। ठीक, मैं आता हूँ। रेडू जी मेरे से नाराज हो रहे हैं, जरा नाराजगी दूर करूं पहले तो। जी विजेंद्र जी, भाई मैं पहले तो मुझे बताएं कि ये जो अब कह रहे हैं यहाँ पर नेताजी वीरेंद्र सिंह जी, क्या मंशा लग रही है? क्योंकि पहले आपने कहा था ये सिर्फ बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं, अभी भी प्रेशर ही है या उससे आगे बात बढ़ गई है? हाँ वरुण भाई, इस प्रकार से आयोजन किया गया था मेरी आवाज, और मैंने उस दिन आपके साथ बैठकर यही कहा था, क्यों कह रहे हैं हे देवतुल्य प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी आवाज सुन लो, मेरी बात सुनो, और वो कहीं से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है रैली से पहले। ऐसा मैंने बिल्कुल आपके मंच पर बैठ करके कहा, और मैं आज भी कह रहा हूँ यही बात। तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम इस रैली में लठ गाड़ेंगे। लठ तो गड़ गया था, चलो लाठी गड़ गई, लठ ले गड़ा, कि एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया जो कि वास्तव में एक लाठी का तो काम करेगा, लाठी गड़ी, लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी, जो संभावनाएं थी, वो नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं कर पाए, वो स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह पाए, और आखिर में उन्होंने अपनी सारी जो नाराजगी का ठिकरा जेजेपी पर फोड़ने का काम किया। अब देखिए, वीरेंद्र सिंह जी एक्स कांग्रेसी है, सीनियर लीडर कांग्रेस के भी रहे हैं, और बीजेपी का साथ में सत्ता में शामिल हैं, और जेजेपी के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं। यानी ये एक ही सरकार का मामला है, इनका आपसी मामला है। ये क्यों ऐसा मैच सीटों के लिए हो रहा है, उचाना के लिए है, इशार के लिए है, या क्या, जो भी मैटर है, इनका आपसी मैटर है। और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमें नहीं लगता वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी को छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक भी बीजेपी का कोई स्टेज के माध्यम से कोई एक भी ऐसी बात नहीं की कि ये गलत है। हाँ, जेजेपी को जरूर उन्हें खुल करके लपेटा, पूर्ण रूप से लपेटा और पिटने का काम किया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मुंह नहीं खोला। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक वरिष्ठ लीडर है जो पार्टी का, जो सत्ता में सीनियर लीडरों में गिनती है, और वो आम स्टेज के ऊपर एक जनसभा के बीच में खड़ा होकर के ये आरोप लगाता है सहयोगियों के ऊपर, अपनी ही सरकार के ऊपर ये सहयोग आरोप लगाने का काम करते हैं। वरुण जी, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भाई जब सरकार लीडर एक आम एमएलए कह दे, एक आम विधायक कह दे, कह देते हैं, उसमें और वीरेंद्र सिंह में जमीन और आसमान का फर्क है। अब जब वीरेंद्र सिंह ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाने का काम किया है, तो इस पर सरकार क्या हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है। भाई दुष्यंत पाक साफ है, तो ये उन्हीं की सरकार आरोप क्यों लगा रही है,
और यदि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चल रहे हैं तो फिर सरकार चुप क्यों है? जो सरकार बार बार घोषणा करती है हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो फिर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और सरकार उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही। सरकार चुप बैठी है, चुप बैठ करके सुन रही है सारी बातों को। तो सरकार की तरफ से इसका क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। आखिर में दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तो भ्रष्टाचार कर गई, पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। अब इन्हीं के लोग हम नहीं कह रहे, हम तो पहले से कह रहे थे, पार्टियां कह रही थी लेकिन सरकार मान नहीं रही थी। अब खुद सरकार ने ही कहना शुरू कर दिया हाँ हमारी सरकार में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए और उसको ओपन करने का काम ठीक है। दूसरी बात, दूसरा एक पॉइंट है मेरा इस बात से, ये कि पार्टी में भयंकर फूट मची हुई है, भयंकर कलह, अंतर कलह भयंकर मचा हुआ है, जो आने वाले समय में और ज्यादा विस्फोटक बनेगा। सुदेश कटारिया जी, पार्टी में भयंकर कलह है, फूट है एक, और अगर आरोप लगा रहे हैं आपके नेता मंच पर तो सरकार और बीजेपी चुप क्यों है? देखिए, पर सबसे पहले तो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए तो दीप कमल जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया, और विधानसभा के माध्यम से भी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए थे तो विधानसभा के पटल पे कहा गया था अगर कोई सबूत है तो लाओ। और प्रदेश की पहली ऐसी सरकार, पहला ऐसा मुख्यमंत्री, अगर कहीं अनियमितता पकड़ी जाती है तो खुले मन से, खुले विचारों से कोई भी व्यक्ति आके मुख्यमंत्री को दे सकता है, सरकार को दे सकता है कि भाई ये भ्रष्टाचार हुआ, हमने किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं। दूसरी बात, आरोप प्रत्यारोप लगाना दूसरी बात है। अगर कहीं साबित होती है अनियमितता, कहीं बात होती है भ्रष्टाचार की, कहीं 1 रुपया का भ्रष्टाचार की बात होती है, तो पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ने खुले मन से कहा किसी भी खिलाफ, चाहे हमारा विधायक की बात हो, चाहे मिनिस्टर की बात हो, चाहे किसी कार्यकर्ता की बात हो, किसी की बात हो, अगर कहीं भ्रष्टाचारी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी शिकायत करें, हम उस पर अमली जामा पहनाने का उसको काम करेंगे, लेकिन अगर कोई सबूत है तो सबूत दे, हम उससे कार्रवाई करेंगे चाहे जो भी हो। लेकिन अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करना है तो ठीक बात नहीं है। दूसरी बात रही कलह की, इसमें एक व्यक्ति के कहने से तो ना सरकार भ्रष्टाचारी हो जाती, ना ईमानदार हो जाती है, ये तो पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं। 9 साल का 9.5 साल का कार्यकाल है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है किस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन। अनाप शनाप और अनर्गल बयानबाजी कौन कर रहा है? सुनिए, मैं बता तो रहा हूँ, वो तो वरुण जी देखो, अगर उनके पास कोई सबूत है तो दे, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत है तो दे, सरकार कार्यवाही करेगी, मुख्यमंत्री कार्यवाही करेगा। सरकार कब पीछे हटी है? पहली बार एक ऐसी सरकार जिस दल को छोड़ के आए हैं, उस दल में तो ऐसा था भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता था, खुद कहते थे वो। ऐसा भ्रष्टाचार मैंने देखा 2014 में खुद आरोप लगाया कि पटवारियों की भर्ती बेच के खा के भूपेंद्र सिंह, तो वो थे तथ्यात्मक चीजें, यहाँ तथ्यात्मक नहीं है। अगर कोई तथ्यात्मक है तो कार्रवाई होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, इधर हैं तो फिर गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बताया, उन्होंने बताया भ्रष्टाचार। सुदेश जी खुलकर बोलिए ना। भर्ती बेचकर खा गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तथ्यात्मक बातें थी, प्रदेश पब्लिक डोमेन में प्रदेश की जनता जानती है, और पहली ऐतिहासिक सरकार, ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है। ठीक है, कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। जी 1 मिनट, विद्रोही जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी आता हूँ। हाँ जी विद्रोही जी। वरुण जी इतने ईमानदार मुख्यमंत्री है, इतने पारदर्शी है कि उनका ओएसडी दफ्तरी 4 दिन के अंदर 75 करोड़ रुपए बढ़ा गया। 2 महीने के अंदर एक कंपनी बढ़ती है बिना पैसे लगाए, 26 लाख रुपए एक व्यक्ति लगाता है और सीएलयू कर 4 दिन के अंदर वो चली जाती है। खुले मन से कहा, अरे कहीं मिला भी नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं अरे मुख्यमंत्री सामने आया, आरोप लगने से पहले ही उसके दूर के मुख्यमंत्री और ने कहा, लड़िए मत, कोई सबूत है तो दे, लड़िए कोई सबूत नहीं, अनर्गल बयानबाजी, वरुण जी को सबूत मिला, ये 2-3 तक कहा, अरे लड़िए मत भाई, लड़िए मत, नहीं वरुण जी ये नहीं चलेगा। अरे लड़िए मत, बीच में बोला अनुभव बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार तो वो था जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2014 में लगाया, वो था कि भूपेंद्र सिंह पूरा एक मिनट रुकिए, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था तथ्यात्मक चीजें पूरे प्रदेश की जनता जानती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचारियों में साबित कर रहा हूँ। सरेआम बोलियां लगाई जाए करती थी, सरेआम। अरे भाई लड़िए मत, देखिए 1 मिनट। अच्छा रुकिए, विद्रोही जी, अच्छा रुकिए, 1 मिनट रुकिए, सुदेश जी रुकिए, चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी और ऐसा होता भी नहीं वाला कार्यक्रम। 1 मिनट रुकिए, सुदेश जी 1 मिनट रुक जाइए, सुदेश जी 1 मिनट रुकिए, सुदेश जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। विद्रोही जी, अच्छा विद्रोही जी, अरे गुस्सा मत करिए, मेरी बात सुनिए।
इन्होंने हम पर आरोप लगाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि दफ्तरी की कंपनी बनी? अरे भाई ऐसे मत करिए, 1 to 1 बात करिए। रुकिए 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 भाई, अरे मुझे आगे दीप कमल के पास भी जाना है भाई, रुकिए, लड़िए मत आपस में। अरे रुकिए भाई, मत करिए, समय यही खराब मत करिए, रुक जाइए दोनों, रुकिए रुक जाइए। सुरेश जी मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी, मेरी पूरी बात। आ रहा हूँ दीप कमल, आ रहा हूँ। अच्छा विद्रोही जी बात रखिए प्लीज, समय ना खराब करिए, बात रखिए। भ्रष्टाचारी को चुप रखिए ना, इस भ्रष्टाचारी को चुप रखिए। नहीं ऐसे किसी पे सीधा ऐसे आप आरोप ना लगाइए किसी। तो ये क्यों लगा रहे? इन्होंने कैसे लगा दिया हमारी सरकार? आप पे लगाया क्या? आप पर लगाया क्या? तो मैं करूँ मेरे बीच में क्यों? अरे भाई मैंने कहा ना, मैं अपील कर रहा हूँ ना रुकने की, मैं रुकने की अपील कर रहा हूँ ना। अरे भाई ऐसे मत करिए, चर्चा एक ही जगह रुक गई है। अच्छा कटारिया जी आप जवाब दे दीजिएगा, सुदेश कटारिया जी। अरे सुदेश भाई आप जवाब दे दीजिएगा, एक बार 30 सेकंड के लिए रुक जाइए। हाँ जी विद्रोही जी जल्दी से बोलिए। इनका प्रवासीन हो जाता है। अरे नहीं भाई, ऐसी टिप्पणी स्वीकार नहीं है मुझे विद्रोही जी, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे आप ऐसा कहेंगे। मैं बार-बार कहता हूं, मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे। टिप्पणियां करूंगा मैं, नहीं, मैं ऐसी टिप्पणी नहीं होने दूंगा विद्रोही जी, मैं ऐसी टिप्पणी नहीं होने दूंगा। तो वरुण जी मैं भी बीच में नहीं, अरे बीच में नहीं बोलने का नहीं ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसी टिप्पणी करेंगे स्वीकार्य नहीं है मुझे विद्रोही जी। और आप जैसे सीनियर प्रवक्ता से मैं उम्मीद भी नहीं करता। नहीं रुकिए 1 मिनट सुदेश भाई, अरे यार सुदेश जी रुकिए 1 मिनट। सुदेश जी अच्छा मेरी बात मानिए, आप रुक जाइए। सुदेश जी एक बार रुक जाइए, सुदेश जी एक बार रुक जाइए। हाँ जी अपनी बात करिए जल्दी से। बात सुनते और फिर उसका जवाब देते। तो भाई साहब 75 करोड़ रुपए मैं तो कह नहीं रहा, ऑन रिकॉर्ड है सरकार के पास। दूसरा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। इस भ्रष्टाचार की SIT मुख्यमंत्री ने घोटाले की बनाई, आज तक एक भी भ्रष्टाचारी को उन घोटालों पर रिपोर्ट नहीं आई, किसके खिलाफ कार्रवाई किसी को पता नहीं। कहते मुख्यमंत्री गलत लोगों को नहीं बताते। हमारे माननीय मंत्री संदीप सिंह कोर्ट में यौन शोषण के आरोपी चार्जशीट है, कह रहे मंत्री बना रहेगा। जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता, किसानों की इज्जत नहीं करता, अपनी सभाओं में जब उनके जन संवादों में कोई उनके खिलाफ बोल देता है या भ्रष्टाचार की बात उठाता है तो पुलिस से कहता भगा दो इसे, बंद कर दो इसको, महिलाओं को कुछ कहता है। तो बात करने से पहले हमने हमारे आरोप तो मान लिया, हम तो झूठे हैं। आपकी बात, आपका मंत्री कह रहा है भूतपूर्व आपका वरिष्ठ नेता, अरे दम है तो वीरेंद्र सिंह के खिलाफ करो ना कार्रवाई। दम नहीं है, कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर सत्ता ले ली। मैं खत्म कर रहा हूँ। इनके 10 MP में 6 MP कांग्रेस के बैकग्राउंड के हैं, 40-41 MLO में 20-21 इनेलो और कांग्रेस के बैकग्राउंड के लोग हैं। उधार की पार्टी है, इस तरह हरियाणा में करी थी, बैकग्राउंड एक अलग विषय हो जाता है ना। ठीक है दीप कमल भाई मुझे ये बताइए कि जो आरोप, हाँ बोलिए आप बोलिए पहले, फिर मैं पूछूंगा। हाँ मैं देखिए इनसे एक अलग बात मैं जानना चाह रहा हूं कि हम ये चर्चा करें कि कांग्रेस पार्टी के वक्त क्या भ्रष्टाचार हुआ था या आज के वक्त कौन कर रहा है या क्या हो रहा है, इस बात के पैमाने वीरेंद्र सिंह तय करेंगे। क्या उनका ये कह देना कि वो गड़बड़ करता है, उसने ये किया है, और ये हम मान लें कि वीरेंद्र सिंह बिल्कुल पाक साफ है, और दूसरी तरफ वो साथ में ये कहेंगे कि केंद्र सरकार की वो योजना जिसमें किसानों को साल में 6,000 रुपए किसान निधि दी जाती है उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो ये कहेंगे कि अगर देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाला है उसका क्या फायदा है, क्या होने वाला है, उससे नहीं चाहिए हमें। अगर वीरेंद्र सिंह अपने 50 साल की राजनीतिक करियर की कोई अच्छी ढंग की 1-2 अचीवमेंट बताते वहां, और मैं यहां भी पूछना चाहता हूं कि किसी को ध्यान आता हो वीरेंद्र सिंह का देश के किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा के गांवों के लिए, हरियाणा की वित्तीय स्थिति के लिए कोई योगदान किसी को याद आता हो, सिर्फ इसके सिवाय कि खुद केंद्र में मंत्री तक पहुंच गए, अपने बेटे को सांसद बनवाया, अपनी पत्नी को विधायक बनवाया और एक उचाना विधानसभा क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा, इतने सालों तक के लिए बार बार जीतते रहे। उचाना में कुछ भी, यहाँ हरियाणा की तो छोड़ो, उचाना में भी कुछ नहीं किया, सब जगह से इकट्ठा कर करके राजनीतिक ताकत और अपने परिवार के लिए सिर्फ।
और वो अब औरों को नसीहत दें, औरों पे सवाल उठाएं कि और क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की योजना भी बेकार है, हरियाणा की सरकार भी बेकार है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री तो सबसे और राजनीतिक नसीहत दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने धोखा किया जनता के साथ, कि जनता के वोट लेकर या क्या करके वो किया। इतने बड़े ज्ञाता हैं तो उनको इस चीज समझनी चाहिए कि पोस्ट पोल अलायंस कहीं पर भी अगर होगा, पूरे देश में कोई भी पार्टी अगर पोस्ट पोल अलायंस करेगी तो वो वही दल करेंगे जो आमने सामने लड़कर आए होंगे। इसको संविधान इजाजत देता है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मेरे ख्याल से वकील भी हैं वीरेंद्र सिंह जी, लेकिन अपनी छटपटाहट में बातें सारी आदर्शवादी बड़ी बड़ी कर करके नीचे कुछ नहीं। अपना बैकग्राउंड तो बताएं एक बार कि क्या किया है उन्होंने 50 साल में। उचाना के लिए क्या किया है, जींद के लिए क्या किया है, हरियाणा के लिए क्या किया है, केंद्र में मंत्री रहे, देश के लिए क्या किया है। सिर्फ एक धुन, एक चस्का उचाना के लोगों को देते रहे कि मैं मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री से लड़ रहा हूं। बस इस वजह से लोगों को ब्लैकमेल करते रहे इमोशनल रूप से और वोट लेते रहे। जब सरकार में रहे, मैं आपको एक और सिर्फ बात खत्म कर रहा हूं। वीरेंद्र सिंह जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि वो मेरे इलाके से, मैं वहीं से रहने वाला हूं। उनकी राजनीति क्या रहती है, जब सरकार में होते हैं और मंत्री बनते हैं या विधायक बनते हैं तब कहते हैं कि मैं मंत्री बन गया हूं, मैं प्रदेश स्तर का हूं और राष्ट्रीय स्तर का हूं और तुम मुझे उचाना में खींचना चाहते हो, मैं तुम्हारी गलियां नालियां बनवाता फिरूं। ये उनको लाना देते हैं और जब हार जाते हैं तब ये कहते हैं कि मुझे वोट तो दिए नहीं, जिसको दिए हैं वोट उससे करवा लो ना काम। ये सारी अपनी राजनीतिक विफलताओं का दोष भी अपने मतदाताओं पर डालते हैं। ये उचाना के लोग जानते हैं, उनको धमकाते हैं, ये कहते हैं तुम लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है, जो उचाना से बाहर वालों को वोट दे देते हो, उसको वोट दे देते हो। जब मैं मुख्यमंत्री बनने वाला था 2009 में, तब लोगों ने मुझे विरोधी कह सकते हैं ना कि भाई अपने परिवार को ताकत दी जा रही है। एक बार दोबारा बताइए मुझे। मैं कह रहा हूँ ये तो विरोधी आपके ऊपर भी कह सकते हैं कि अपने परिवार को ताकत दी जा रही है। हम राष्ट्रीय पार्टी में नहीं है वरुण भाई, और हम कभी नहीं कहते कि हमारे यहाँ परिवार से पार्टी नहीं चलती। हम बीजेपी या कांग्रेस में नहीं है। हमारी पार्टी परिवार से ताकत पाती है, परिवार के नेताओं का ही उसके अंदर सारा रिस्क होता है, उन्हीं की सबसे बड़ी मेहनत होती है। हमारे सबसे बड़े नेता और कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और मार्गदर्शक अजय सिंह चौटाला जी हैं। वही फील्ड में घूमते हैं, उन्हीं के नाम पर लोग वोट देते हैं, वही सारी मेहनत करते हैं। ठीक, हमारा परिवार। ठीक है, विजेंद्र रेणु जी जल्दी से कमेंट। जी, ये सारी चर्चा सुनने के बाद वरुण जी, आज की अदालत इस निर्णय पर पहुंचती है कि सरकार बड़े प्रेशर में है और बड़ी होशियारी से, चतुराई से इन जेजेपी को और वीरेंद्र सिंह को लड़वा रखा है। ये लड़ते रहेंगे और सरकार बैठ करके तमाशा देख रही है। ये बीजेपी कहती है हम इतने अनुशासित हैं, इतने अनुशासन में रहने वाले हैं, तो ये अनुशासन इनका सामने दिख रहा है। और अभी हमारे कटारिया जी कह रहे थे कि सबूत दे। अरे भाई, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो मुख्यमंत्री के बराबर वाली कुर्सी पर बैठता है, वो सीनियर वरिष्ठ लीडर है, आपके सबूत कौन देगा? सरकार ये आरोप लगा रही तो सबूत कौन देगा? सरकार आरोप सबूत इकट्ठे करे, काम करे। इतना प्रेशर में आप लोग वीरेंद्र सिंह के इतना प्रेशर में क्यों आ चुके हो? जवाब ये है क्योंकि आपको लगता है कि वीरेंद्र सिंह के सारे आपकी नैया चल रही है, इसलिए आप इतने प्रेशर में बैठे हो। अदरवाइज तो इतने आरोप लगने के बाद सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए, प्रदेश की जनता को जवाब देना आपका बनता है। ठीक है रेणु जी, इतना या पकड़े लेकिन जनता समझती है इस सरकार में। कटारिया जी बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स दीजिएगा। भाई आप लोग प्रेशर में हैं। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पे अभी भाषण दे रहा है जो बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के हनन में जेल काट के आए हो। एक वेद प्रकाश विरोधी जी है, वो भाषण दे रहे हैं, प्रदेश की जनता के सामने देखो क्या बताना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने भोले भाले किसानों को डरा धमका के जमीन हथिया ली है, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एक ऐसे मुख्यमंत्री। अच्छा, मुझे ये जवाब दीजिए, आप प्रेशर में हैं क्या? मुख्यमंत्री मैं बता रहा हूँ, पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद मन से कहा हम उसको जाके बंद करेंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी किसी को वजह ऐसा किसी में आरोप लगा उसको नहीं बताया जा रहा, लेकिन पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री आरोप लगा। नहीं, अब समय नहीं है। नहीं, मैं आपकी इजाजत से अदालत को समाप्त करूंगा आज को। ये भाषण नहीं ठीक है, मैं तो कह दिया ना। ठीक है जी, अरे भाई ओम प्रकाश, आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।